Then 4.13, following are 4 different relations about displacement, velocity and acceleration for the motion of a particle in general, incorrect ones. ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन ए में आपसे ये बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी v एवरेज। अब ये 1/2 v_t1 प्लस v_t2 होता है क्या? ऐसा हो सकता है, पर हमेशा ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी आ रहा है। अगर हम सिर्फ स्पीड की बात करते हैं जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उस केस में ये चीज़ पॉसिबल है। पर वेलोसिटी में ऐसा थोड़ी है कि हर बार डायरेक्शन सेम ही रहे। हो सकता है डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है एक का डायरेक्शन ऐसा हो, एक का ऐसा हो। तो ये वेक्टरिकली प्लस होगा, ट्रायंगल लॉ लगेगा, जिसमें आप इस तरह से टू को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करते हैं जो कि स्केलर में होता है तो आप ऐसा कर सकते थे, जैसा आप एवरेज लेते हैं जनरली मैथमेटिक्स में। पर यहाँ पर क्या है, ये चीज़ किसी केस में हो जाए, किसी केस में ना हो। क्योंकि किसी केस में हो सकता है ये ट्रायंगल लॉ लगे डायरेक्शन इस तरह से होने पे, इसीलिए आपका ए नहीं है। लेकिन इन्होंने बोला है इनकरेक्ट वन, मतलब ए आपका आंसर है क्योंकि ये इनकरेक्ट है। ठीक, देन बी। अब ये तो आपका 9th क्लास का क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए आप जानते हैं वी एवरेज इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, डेल एस अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे बात वही हुई कि आपका डिस्प्लेसमेंट 2 अलग अलग टाइम इंटरवल पे, तो चेंज क्या हो जाएगा, RT2 माइनस RT1 डिवाइडेड बाय डेल टी T2 माइनस T1। तो ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, इसीलिए ये आपका आंसर नहीं है। उसके बाद सी पार्ट, R इज इक्वल्स टू 1/2 VT2 माइनस VT1 इंटू T2 माइनस T1। ऐसा फॉर्मूला कहीं होता ही नहीं है। आप जानते हैं S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, VT2 माइनस VT1 इंटू T2 माइनस T1 इंटू 1/2। ऐसा कहीं नहीं होता है, कोई से भी इक्वेशन ऑफ मोशन में नहीं आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ये आपका आंसर है क्योंकि इनकरेक्ट है। उसके बाद डी पार्ट, एवरेज एक्सेलरेशन, ये भी बिल्कुल सही है। एवरेज इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, या V माइनस U अपॉन T2 माइनस T1। वेक्टोरिकली अगर आप लिखते हैं तो V वेक्टर T2 माइनस V वेक्टर T1 अपॉन T2 माइनस T1, बिल्कुल सही है। इसीलिए ये भी नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। तो इसका आंसर है ए और सी। देन 4.14, फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, आपको इधर बोल रखा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, और सर्कुलर मोशन, तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। ये मोशन का डायरेक्शन हम मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब ऑप्शन ए, मैग्नीट्यूड ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज योर स्पीड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही है। आपका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मोशन में आप किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड देखते हैं वो सेम रहती है, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती है। स्पीड आपकी वंस अगेन एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देखना है, वैल्यू देखनी है। तो हर इंस्टेंट पे सेम होगी, आप इधर माने, इधर माने, इधर माने, वैल्यू आपको ही मिलना है। इसीलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेलोसिटी में क्या होता, जैसे -4 मीटर पर सेकंड, एक जगह 4 मीटर पर सेकंड, तो माइनस साइन सिर्फ आपके डायरेक्शन के लिए होता है। लेकिन अगर आप इसका मैग्नीट्यूड देखें, मतलब अगर आप मॉड ऑफ वी करें, तो ये आपकी हो जाती है क्या, स्पीड। क्योंकि मॉड ऑफ वी करने पे आपको मिल जाता है ये 4, और यहाँ पे भी ये था 4। देन बी पार्ट, पार्टिकल वेलोसिटी रिमेन्स डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप इसको सेंटर मानते हैं, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, मान लीजिए ये आपका पॉइंट ए और ये आपका आर रेडियस। तो अब देखिए हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, टेंजेंशियल है। अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है। अब आपने 9th-10th में पढ़ा है, हमेशा टेंजेंट इस परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ये वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओ ए वेक्टर रेडियस वेक्टर है,
तो हमेशा रेडियस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड वाइस वर्सा। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी हमेशा किसी भी इंस्टेंट पे, अगर मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट लेता, मैंने भी पॉइंट ले लिया, तो ये रेडियस होता, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ये सर्कल होता है, तो ये भी आर होगा। अब इसकी वेलोसिटी भी टेंजेंशियल होगी लाइक दिस, तो ये 90 डिग्री, ठीक। तो ये बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। देन सी, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कीप्स चेंजिंग एज पार्टिकल मूव्स, ये बिल्कुल सही है। हर मोमेंट पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। सर्कुलर मोशन में आपका एक्सेलरेशन एक तो वेलोसिटी के द्वारा जनरेट होता है, जिसको आप लीनियर कहते हैं, और एक सेंट्रीपिटल जो कि सेंटर में एक्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ तो एक एक्सेलरेशन आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, AC, जो सेंटर पे एक्ट करेगा, और एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में इन द प्लेन ऑफ मोशन। तो उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह से होगा वेक्टर लॉ से। अब आपने इधर कहीं पॉइंट लिया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसा, लीनियर ऐसा, तो रिजल्टेंट इस तरह से। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है हर मोमेंट पे, ये भी चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। तो सी भी आपका बिल्कुल सही है। देन डी, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट तो है मैग्नीट्यूड में, नो डाउट, डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है क्या? ऐसा नहीं है। देखिए, लीनियर मोमेंटम आपका, जिसको आप कहते हैं p, ये होता है mv, और एंगुलर मोमेंटम mvr। अब यहाँ पर v और r ये दोनों क्या है? वेक्टर्स। m तो वो कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी, तो m v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर इस तरह से होगा। तो v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर जब आप करेंगे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको एक वेक्टर मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के, परपेंडिकुलर टू v एंड r वेक्टर, ठीक। अब यहाँ पे अगर v का डायरेक्शन ऐसा था, r का डायरेक्शन ऐसा था, हम ऐसा मान लेते हैं, v को हम मान लेते हैं अलोंग y एक्सिस, r को हम मान लेते हैं अलोंग x एक्सिस, तो जो वेक्टर मिलेगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से वो रहेगा z एक्सिस में, ठीक है, बाहर की तरफ रहेगा। तो हर पॉइंट पे आप देखिए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पे आपको बाहर की तरफ एक वेक्टर मिल रहा है, या इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल रहा है, जिसका डायरेक्शन हर मोमेंट पे सेम है, चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए डी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर है ए, बी और सी। देन 4.15, फॉर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, mod of a vector plus b vector is equals to mod of a vector minus b vector is always true when, आपको बताना है, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखिए, आपको यहाँ पे दे रखा है mod a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू mod a वेक्टर माइनस b वेक्टर। दो वेक्टर के सम और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इस mod को जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट मॉड्यूलस a का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस b का स्क्वायर प्लस 2 mod of a mod of b cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, ऐसा होता है। ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में। उसी तरह से यहाँ माइनस साइन है तो पूरा ऐसे ही रहेगा, बस 2ab के पीछे माइनस आ जाएगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो चीज़ दे रखी है उससे आप a और b के बीच में कुछ रिलेशन लेकर आएंगे, साथ ही साथ जो ये एंगल है थीटा, इसकी कुछ वैल्यू निकाल पाएंगे, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आपको मिल जाएगा। अब अगर आप मोड ऑफ ए वेक्टर को सिंपली ए बी लिखते हैं तो भी चलेगा, ये दोनों तरीके सही हैं। मोड ऑफ ए वेक्टर हम इसलिए लिखते हैं ये बताने के लिए कि एक वेक्टर था ए नाम का, उसका हमने मैग्नीट्यूड लिया। अगर आप ओनली ए लिखेंगे तो भी चलेगा, ये गलत नहीं है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। अब डायरेक्टली मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो 4ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए a b cos थीटा ये तीनों इंडिविजुअली 0 के इक्वल हो रहे हैं,
तो a इज इक्वल्स टू 0 या फिर मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू 0 या फिर मॉड ऑफ b वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 या फिर cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन जनरल ऐसा होता है। अब इन सब की मदद से हम सारे ऑप्शंस को सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं। इसको ऊपर भी लिख देता हूँ मैं यहीं पे, मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। अब ऑप्शन ए है मॉड ऑफ a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ b इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब इन्होंने बोला इज ऑलवेज ट्रू, तो इसका आप खास तौर से ध्यान रखिए। अगर मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b के इक्वल है और ये दोनों 0 के इक्वल नहीं है, जब तक थीटा की बात इन्होंने नहीं करी है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन से ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि पर थीटा क्या है। इधर दो जगह और आ रहा है। अगर ये दोनों 0 के इक्वल नहीं होते और थीटा 90 के अलावा कुछ और होता तो बिल्कुल भी ये ट्रू नहीं होता। ये आप जानते हैं, थीटा को 90 डिग्री होना पड़ेगा या इनमें से किसी एक को 0 के इक्वल होना पड़ेगा। पर इस स्टेटमेंट से ये क्लियर हो रहा है कि दोनों 0 के इक्वल नहीं है और थीटा की कुछ बात करी नहीं गई है, तो थीटा 90 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में ऊपर वाली इक्वेशन ट्रू नहीं है, इसीलिए ये फॉल्स है, ये नहीं होगा। ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ये बिल्कुल सही है। ए परपेंडिकुलर टू बी है तो ही तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री एंगल है तो निश्चित ही ये इक्वेशन हमेशा सही रहेगी। ये आपने देख लिया अभी। ये पूरी चीज़ इक्वल टू 0 आपको यहाँ पे मिली। क्यों? क्योंकि cos 90 हुआ, cos 90 मतलब 0, तो इन दोनों का प्रोडक्ट b इक्वल टू 0 हो गया। तो b बिल्कुल सही है, इसके लिए ऑलवेज ट्रू होगा। अब c, ये तो आप देखकर ही समझ गए हैं, कभी होना ही नहीं है। a एंड b आर पैरेलल एंटी पैरेलल। अगर ऐसा होता है तो एंगल 0 डिग्री 180 डिग्री, a और b 0 के इक्वल नहीं है, उसके बाद पैरेलल है तो 0 डिग्री, तो ये आपको 0 मिलना ही नहीं है, ये चीज़ हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि इसको 0 होने के लिए a या फिर b को 0 होना पड़ेगा या फिर एंगल को 90 डिग्री होना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, तो इससे आपको cos क्या मिल गया, या तो 1 या -1, और a और b दोनों 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कभी भी 0 के इक्वल हो ही नहीं पाएगा इस कंडीशन में। इसीलिए c भी गलत है। वैन आइदर मॉड a और मॉड b 0, बिल्कुल सही है। दोनों में से कोई सी भी एक चीज़ 0 हो, तो इसका आंसर है b और d।